हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है मिसेस हेमा सोनी और आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हेमास जेआरएफ मंत्रा पे। कल की वीडियो में एक शिकायत मिली थी छोटी सी कि आपकी आवाज़ जो है वो थोड़ी कटी हुई आ रही है। वो मेरे ही लव्ड वंस ने मेरे को बताया, तो वो चीज़ मैंने नोटिस करी। आज मैंने एक ही माइक रखा है, सिंगल माइक रखा, और देखते हैं आज क्या इंप्रूवमेंट होता है। नॉइस कैंसिलेशन भी मैंने रखी है। अगर कोई इंप्रूवमेंट नहीं होता है तो फिर उस चीज़ का सोल्यूशन सेकेंडरी देखेंगे। कल हमने अपनी यूनिट 1 जो है वो अभी तक हमारी चल रही है, और यूनिट 1 के अंतर्गत हमने कल हिंदी भाषा और उसका विकास के अंदर पढ़ा था हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, और आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी का भौगोलिक विस्तार एवं विविध रूप। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो की। शुरुआत के अंदर हिंदी भाषा और उसका विकास जो है, इसके अंतर्गत हमने हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं से लेकर कैमरा मूव नहीं हो रहा है तो ये आई थिंक यही रहेगा, कोई बात नहीं। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं और मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं, जिसमें पाली, प्राकृत, शोशनी, अर्धमागधी, इस तरह से करते हुए हमने आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं उनका वर्गीकरण तक हमने पढ़ लिया था। और आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी का भौगोलिक विस्तार, जिसके अंतर्गत हिंदी की उपभाषाएं हम पढ़ेंगे। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी वर्ग की बोलियां, उसके अलावा खड़ी बोली और ब्रज और अवधि की विशेषताएं हो गई। यानी कि सबसे मेन तो जो इसके अंदर खड़ी बोली और ब्रज और अवधि जो है, इन्हीं की विशेषताएं पूछी जाती है। लेकिन इनके अलावा भी बाकी जैसे पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी है, इनके बारे में भी हम अच्छे से जानेंगे। मैंने बकायदा नोट्स बना के इसके अंदर रखे हैं, लेकिन कुछ भी एक्स्ट्रा चीज जो होगी वो हमें देखने को मिलेगी, तो वो भी हम इसके अंदर जो है वो साथ के साथ पढ़ते हुए चलेंगे। बुक मेरे पास रखी हुई है, अगर कुछ भी एक्स्ट्रा पॉइंट ऐसा मिला जो मैंने इसमें नहीं डाल रखा तो वो बुक से देखकर मैं आपको साथ के साथ करवाती हुई चलूंगी। नोट्स अपने बनाते रहिएगा टाइम टू टाइम। जब भी आपको लगे कि मेरे पास अभी टाइम है, उस टाइम बैठना नहीं है, बस उस टाइम उठाना है, क्लास ऑन करनी है, और जितना जल्दी हो सके अपने नोट्स को रेडी करना है, क्योंकि ये नोट्स ही हैं जो लास्ट टाइम में रिवीजन में बहुत काम आएंगे। सबसे बड़ी बात नोट्स बनाने की होती है, जैसा मैंने कल बताया। आप फोकस रखिए, कंसिस्टेंसी रखिए, और उसके साथ आप रिवीजन करते रहिए। आपका पेपर फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर आपका जेआरएफ क्लियर होने की गारंटी मैं आपको देती हूँ। अगर आप मल्टीपल टाइम रिवीजन करते हैं, आप अपने फोकस को 6 महीने तक बनाए रखते हैं। 6 महीने के लिए बाहरी दुनिया से कट जाइए। आपको ये लगना चाहिए कि मेरे आसपास कोई नहीं है, मैं किसी को नहीं जानती या जानता। ये करना है, 6 महीने बाहरी दुनिया से कटिए और अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए। लेकिन हाँ, एक चीज मैं आपको बता देती हूँ, इम्पोर्टेंट जो चीज है, आपको एक्नोलेजमेंट होनी चाहिए। एक्नोलेजमेंट किस चीज की होनी चाहिए? सिलेबस की। अगर पूरा सिलेबस आपको पता है, 1 2 यूनिट 1 2 यूनिट 10, पूरा सिलेबस आपको टिप्स पे याद होना चाहिए। कौन सी यूनिट में क्या है, कहाँ पे क्या है, कौन सी यूनिट का नाम क्या है, या फिर मान लीजिए यूनिट के अंदर कोई रचनाकार दिया हुआ है, कोई साहित्यकार दिया हुआ है, तो उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं, मैं पूरे डिटेल में नहीं बोल रही, पूरी डिटेल में तो देखो कोई विद्वान भी नहीं याद कर पाते इतनी जल्दी। लेकिन मैं आपको बोलूँ कि आपको पता होना चाहिए। जैसे रामचंद्र शुक्ल आपसे पूछ लिया, तो रामचंद्र शुक्ल जो है वो यूनिट 4 के उसके अंदर भी आते हैं, निबंध इकाई के अंदर भी आते हैं, और देखा जाए तो रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्यिक इतिहास यूनिट 2 के अंदर भी आते हैं। तो हमको वो याद होना चाहिए। ठीक है। हाँ, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो की। आउट ऑफ कंटेंट हम नहीं जाते हैं, बस थोड़ी थोड़ी हल्की फुल्की बातें अगर हम करते रहेंगे तो वीडियो बोरिंग नहीं लगेगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो हिंदी का भौगोलिक विस्तार एवं विविध रूप, इसके अंदर जो है, सबसे पहले हिंदी की व्युत्पत्ति के संबंध में कुछ मत है। व्युत्पत्ति यानी जब हिंदी की व्युत्पत्ति हुई, तब उस समय पर जो कुछ मत बनाए गए, विद्वानों के द्वारा कुछ मत जो है वो शामिल किए गए, वो क्या थे, उनके बारे में हम आज जानेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ें। तो देखिए कि परंपरावादी संस्कृत पंडितों के अनुसार हिंदी हिंदी के अंदर इन्होंने क्या निकाला? हिंद निकाला और +2 निकाला। वैसे ये दू होना चाहिए, लेकिन पता नहीं कैसे हिंदू करके हिंदू, मान लीजिए इसको हम दू लेते हैं, हिंदू निकाला। तो इसके अंदर हिंद का अर्थ है नष्ट करना, और दू का अर्थ है दष्ट और दुष्ट। अर्थात हिंदू शब्द का अर्थ है जो दुष्टों का नाश करे, और ये शब्द कल्पद्रुम के अनुसार भी ऐसा कहा गया कि हिंदू शब्द का अर्थ है जो दुष्टों का नाश करे। और हिंदू शब्द का हम डिस्कशन इसलिए करें कि हिंदू से ही हिंदी का विकास हुआ, हिंदी शब्द का विकास हुआ है। अब आगे देखिए डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार हिंदू शब्द का प्राचीनतम प्रयोग 7वीं सदी के अंतिम ग्रंथ निशीथ चूर्ण नाम है। ये कैमरा मूव नहीं हो रहा है मेरा, वरना मैं दिखा देती आपको। ये नाम है निशीथ चूर्ण। निशीथ चूर्ण किसके द्वारा लिखा गया था? ये
भोलानाथ तिवारी ने बताया कि निशीथ चूर्ण 7वीं सदी का एक अंतिम ग्रंथ था। उसके अंदर सबसे पहले हमें क्या है, हिंदू शब्द का प्रयोग देखने को मिलता है। कब? 7वीं शताब्दी के अंदर। अब हिंदू शब्द जो है वो किसका है? फारसी का है, जो सिंधु का फारसी रूपांतरण है। यानी सबसे पहले जो था वो हिंदू नहीं था, सबसे पहले शब्द था सिंधु। सिंधु कौन थे? वो थे जो सिंध नदी के किनारे रहते। सिंधु नदी जो थी ना, उस नदी के किनारे रहने वाले लोगों को सिंधु कहा गया। और सिंधु से होते होते धीरे धीरे जैसे जैसे फारसी लोग आए, तुर्क आए, उन्होंने धीरे धीरे हिंदू जो है इसको बना दिया। अपनी एक बात मैं आपको बताती हूँ, भाषा चेंज पता है कैसे होती है? भाषा चेंज होती है सुविधा के हिसाब से। जैसे हम सुविधा रखते हैं, जैसी चीजें हम अपने सुविधा के हिसाब से उनको मॉडिफाई करते जाते हैं, वो चीजें वैसे चेंज होती जाती है। आपको क्या लगता है कि बिल्कुल शुरू में क्या जो लैंग्वेज अभी हम यूज कर रहे हैं, हिंदी इंग्लिश मिक्स यूज कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा करें, वो शुरू में वैसे ही बोली जाती होगी? आपने शायद सुना भी होगा कि संसार में जितनी भी भाषाएं हैं उनकी जननी संस्कृत को माना जाता है। तो आज जब हम संस्कृत को पढ़ते हैं तो हमें अगर कोई व्यक्ति सामान्य रूप से संस्कृत बोलता हुआ दिखाई पड़े तो हमको ये लगेगा कितना बड़ा बेवकूफ है, आजकल के जमाने में संस्कृत में बात कर रहा है, कौन समझेगा। हो सकता है कि जिस समय संस्कृत का जमाना था उस समय हम अपनी ये वाली लैंग्वेज लेकर अगर वहां चले जाएं, मान लीजिए टाइम मशीन से चले गए, तो उनको ये अजीब लगेगा कि भाई संस्कृत के जमाने में ये कैसे, कौन सी लैंग्वेज का प्रयोग कर रहे हैं। धीरे धीरे जब संस्कृत से हम आगे बढ़े ना, संस्कृत से जैसे पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर हिंदी, और फिर हिंदी से इंग्लिश, हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से इंग्लिश, और उसके अलावा फारसी, उर्दू, और भी अन्य देशों के जो लोग थे उन्होंने भी तो हमारे ऊपर राज किया ना। तो वहाँ के लोग भी यहाँ पर बसे हैं, मुसलमान आकर बसे, उनकी लैंग्वेज भी हमारे साथ मिक्स हो गई। तो बहुत सारी चीजें ऐसे टाइम टू टाइम होती रही, और टाइम टू टाइम इन चीजों के साथ साथ हमारी लैंग्वेज भी चेंज होती रही। सिर्फ लैंग्वेज नहीं, बॉडी लैंग्वेज भी ऑब्वियसली हमारी चेंज हुई, बहुत सारी चीजें हमारी साथ के साथ चेंज होती चली गई। ठीक है, तो आगे देखिए कि हिंदी व्याकरण की दृष्टि से विशेषण है जिसका मूल अर्थ है सिंधु, और सिंधु से निकला फिर हिंदू, हिंदू से हिंद, हिंद से हिंदीक, और हिंदीक से हिंदी। देखिए ध्यान से, यहाँ पर एक वर्ड है, इन पहले तो इन्होंने बताया कि हिंदी शब्द जो है ना वो एक विशेषण है, यानी वो किसी चीज की विशेषता बताने वाला है। हिंदी यानी कि हिंदी बोलने वाले, हिंदी। ध्यान से देखिए, हिंदी अगर हम भाषा नहीं देखते हैं, हिंदी एक भाषा है, ये चीज मत देखिए आप। अब एक बार सिर्फ हिंदी को बोल के देखिए, आपको ऐसा लगेगा जैसे किसी चीज की विशेषता बता रहा है कि हिंद है और हिंद में रहने वाला, हिंदू नहीं हिंदी। जैसे सिंध, जो ये सिंधु, सिंधी सिंधी सिंध लैंग्वेज जो बोलते हैं उनको हम क्या कहते हैं? सिंधी। कश्मीर वालों को क्या कहते हैं? कश्मीरी। इस प्रकार से हिंद, हिंदुस्तान के रहने वाले हिंदी। इस प्रकार से ये जो है विशेषण था, शुरू में हिंदी शब्द एक विशेषण था, इसको लैंग्वेज का नाम उस समय नहीं दिया गया था। कब? 7वीं शताब्दी के समय। ठीक है, तो इसके अंदर देखिए सबसे पहले आता है सिंधु। ठीक है, सिंधु यानी सिंधु नदी के किनारे बसने वाले लोग। फिर सिंधु से अपनी सुविधा के हिसाब से इसको हिंदू बोला गया, हिंदू से फिर हिंद बोला गया, हिंद से फिर हिंदीक, और हिंदीक से हिंदी। हिंद के बाद हिंदीक लगा के हिंद, हिंदीक, हिंद में रहने वाले हिंदीक, और हिंदीक से फिर कै भी हटा दिया गया, और धीरे धीरे इसका परिनिष्ठित रूप, प्रवर्ती रूप हमारे सामने आया, वो था हिंदी। ठीक है, आगे देखिए भाषा के अर्थ में हिंदी शब्द का प्रयोग और विकास। क्या रहा कि भाषा के अर्थ में हिंदी का प्रयोग फारसी और अरब से होता है, फारस और अरब से, फारस और अरब जो एरिया थे ना, वहां पर भाषा के अर्थ में हिंदी का प्रयोग धीरे धीरे जो है इसकी शुरुआत हुई थी। और आगे देखिए डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा द्वारा संपादित हिंदी साहित्य कोश के अनुसार, हिंदी साहित्य कोश के अनुसार 13वीं-14वीं सदी में देसी भाषा को हिंदी या हिंद की या हिंदुई नाम देने में अबुल हसन तथा अमीर खुसरो का नाम सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इंपोर्टेंट कोटेशन है कि धीरेन्द्र वर्मा ने बात कही कि हिंदी साहित्य कोश एक ग्रंथ था, प्राचीन ग्रंथ था, उसको धीरेन्द्र वर्मा जी के द्वारा संपादित किया गया। उसके अंदर धीरेन्द्र वर्मा ने ये कहा कि 13वीं-14वीं सदी के अंदर देशी भाषा जो थी उसको हिंदी या हिंद की या हिंदुई नाम देने के अंदर सबसे पहले अबुल हसन और अमीर खुसरो का नाम जो है वो माना जाता है। किस प्रकार से माना जाता है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। हाँ, किस प्रकार से माना जाता है देखिए ध्यान से, वो माना ऐसे जाता है कि अमीर खुसरो की, शायद आपने जो जो बच्चे सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट दे रहे हैं उनको पक्का पता होगा कि जो अमीर खुसरो है ना, उन्होंने एक बात बोली थी कि मैं जो है वो हिंदुस्तान का तोता हूँ और मुझसे जो भी पूछना है वो हिंदवी में पूछो, हिंदवी यानी कि हिंदी के अंदर पूछो। तो ये जो हिंदुई शब्द था ना, ये बिल्कुल शुरू में अमीर खुसरो के द्वारा जो है वो प्रयोग किया जाता है, और अमीर खुसरो को खड़ी बोली का पहला जो है वो कवि भी माना जाता है। उसके बाद देखिए हिंदी का नवीन अर्थ में लिखित प्रयोग सर्वप्रथम कैम्पटीन टेलन ने सन 1812 में फोर्ट विलियम कॉलेज के वार्षिक विवरण में किया। जब वार्षिक विवरण दिया जाता है ना लैंग्वेजेस का, कोर्सेज का, जब सारा विवरण दिया जाता था 1812 में, तो फोर्ट विलियम कॉलेज जो है उसके अंदर
कैम्पटिन टिल नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने जो है वो हिंदी का नवीन अर्थ में लिखित प्रयोग जो है वो शुरू किया था हिंदी लैंग्वेज के रूप में, कि हिंदी जो शब्द है वो एक लैंग्वेज के लिए प्रयोग किया जाए। ठीक है, और एक बात बता देती हूँ आपको, ये जो फोर्ट विलियम कॉलेज है ना, इसको याद रख के चलिएगा। जो बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट अभी दे रहे हैं, या जो फर्स्ट अटेम्प्ट दे चुके हैं लेकिन मजे मजे में दिया था, अभी सेकंड सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, तो फोर्ट विलियम नाम है जो ना, इसकी स्थापना हुई थी 1800 के अंदर बेटा, और किसके द्वारा की गई थी? मार्किवस वेलीजली के द्वारा, मार्किवस वेलीजली के द्वारा। ठीक है, 1800 के अंदर, ध्यान रखिएगा। इसके बारे में हम आगे आगे जब हम बिल्कुल ये वाला यूनिट जो कंप्लीट कर लेंगे ना, तो बिल्कुल लास्ट के अंदर जब हम हिंदी का बिल्कुल आधुनिक रूप जब हम पढ़ रहे होंगे ना, बिल्कुल लास्ट में जब पढ़ रहे होंगे, तब जो है वो हम फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में जानेंगे। ये हमारे साथ साथ चलता रहेगा, ये क्वेश्चन आता रहेगा। फोर्ट विलियम कॉलेज इज इम्पोर्टेंट, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता रहता है रिपीटेडली, कभी न कभी किसी न किसी छोटा मोटा कुछ ना कुछ आता रहेगा फोर्ट विलियम कॉलेज से रिलेटेड, चाहे वो फोर्ट विलियम कॉलेज से के बारे में आ जाए, चाहे उसके स्थापना दिवस के बारे में आ जाए, चाहे उसके अलावा कोई और चीज के बारे में आ जाए, लेकिन आता रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि वर्तमान में हिंदी शब्द मुख्यतः निम्न अर्थों में प्रयोग हो रहा है, जिसपे पहला है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में हिंदी का अर्थ है हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार की भाषा। यानी ये जो हमको अभी अभी जो राज्य बताए गए, इन राज्यों की भाषा के रूप में हम हिंदी साहित्य के इतिहास में जान पाते हैं हिंदी शब्द का मुख्यतः प्रयोग। और आजकल तो हिंदी से ओबियसली की हमारी राष्ट्रभाषा या राजभाषा है। वर्तमान भारतीय साहित्य में हिंदी शब्द भारतीय संघ की राजभाषा अनुच्छेद 343 तथा राष्ट्रभाषा के नाम का द्योतक है। यानी कि अनुच्छेद 343 में कहा गया ना कि देश की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी, उसी के हिसाब से जो है वो भारतीय संघ की राजभाषा और राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी शब्द का प्रयोग अभी होता है। हम हिंदी का ऐसे कोई भी रैंडमली शब्द नहीं कर सकते, ना ही हम, ऐसा नहीं है कि बच्चा हुआ और उसका नाम हिंदी रख दिया, नहीं। हिंदी शब्द सिर्फ एक ही चीज के लिए अभी प्रयोग में आता है, वो क्या आता है? राजभाषा, और प्लस कौन सा? दूसरा भाषा। हिंदी हमारी भाषा है और राजभाषा है। ठीक है, आगे देखिए, भोलानाथ तिवारी ने लिखा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि खुसरो ने हिंदी शब्द का प्रयोग भारतीय मुसलमानों के लिए किया है और हिंदवी शब्द का मध्य देशीय भाषा के लिए। यह हिंदवी शब्द वस्तुतः हिंदुई या हिंदुई है, जिसका अर्थ हिंदुओं की भाषा माना जाता है। ये भोलानाथ तिवारी ने कहा, किसके बारे में? अमीर खुसरो के बारे में। जब धीरेन्द्र शास्त्री ने सॉरी माफ कीजिएगा, धीरेन्द्र वर्मा ने जब ये बात नहीं कही ना, ये शुरू के अंदर ये पिछले कोटेशन में था ना कि भोला एक सेकेंड कहाँ था, हाँ ये था ना, धीरेन्द्र वर्मा द्वारा संपादित, ये देखो ये रहा, धीरेन्द्र वर्मा द्वारा संपादित हिंदी साहित्य कोश के अनुसार की 13वीं-14वीं सदी के अंदर जब ये नाम आया, तो इसका किसके द्वारा बोला गया कि अमीर खुसरो ने जो है ये नाम पहले दिया। तो वहां पर भोलानाथ तिवारी ने इसका खंडन किया और उन्होंने कहा कि खुसरो ने हिंदी शब्द का प्रयोग भारत मुसलमानों के लिए किया है। ऐसा आप मत समझिए कि इन्होंने पर्टिकुलर एक हिंदी शब्द प्रयोग में ला लिया तो वो लैंग्वेज के लिए इन्होंने किया, नहीं, इन्होंने भारतीय मुसलमानों के लिए किया। और हिंदवी शब्द जो है ना, हिंदवी, वो इन्होंने मध्य देशीय भाषा के लिए किया गया था, और ये हिंदवी ही जो है आगे हिंदुई और फिर उसके बाद हिंदुई इसका अर्थ बना, और जिसको कहा गया हिंदुओं की भाषा। ठीक है, आगे हम देखते हैं। अब हम ये देखेंगे कि हमारी जो लैंग्वेजेस थी हिंदी के किस प्रकार, कितने माफ कीजिएगा कि अपभ्रंश के कितने रूपों के अंदर कौन कौन सी उपभाषा निकली, फिर उन उपभाषाओं में बोली कौन कौन सी थी, और फिर उनके क्षेत्र कौन से, और इनके बारे में हम डिटेल के अंदर आगे जानेंगे। मैंने स्लाइड्स लगाई हुई हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं शोरशेनी। देखिए 3 रूप जो है वो निकले अपभ्रंश के। ठीक है, पहला निकला शोरशेनी, दूसरा निकला अर्धमागधी, और तीसरा निकला मागधी। ठीक है, शोरशेनी, अर्धमागधी और मागधी, ये 3 रूप जो है हमारे अपभ्रंश के अंतर्गत माने गए, जैसे शोरशेनी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश और मागधी अपभ्रंश, और इन्हीं के अंतर्गत फिर है जो लैंग्वेजेस जो है वो निकाले। तो शोरशेनी अपभ्रंश के अंदर 3 थी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और पूर्वी हिंदी। ठीक है, तो सबसे पहले हम राजस्थानी हिंदी की बात करें तो राजस्थानी हिंदी के अंदर 4 बोलियां थी, मारवाड़ी, मालवी, मेवाती और ढूंढाड़ी। ये जितने भी आपके सामने अभी आने वाले हैं ना, इन सबको आप स्क्रीनशॉट या नोट्स बनाते हुए चलिएगा। ठीक है, और जिनके पास बुक है दृष्टि वाली, वो तो फिर बेस्ट है। ठीक है, उसके बाद देखिए पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी के अंदर कुमाऊनी और गढ़वाली। ठीक है, पहाड़ी हिंदी को कुमाऊनी और गढ़वाली से याद रख सकते हो तुम। और राजस्थानी हिंदी के अंदर मारवाड़ी, मालवी, मेवाती, ढूंढाड़ी। ठीक है, मेरे हिसाब से ऐसा कोई नहीं होगा जिसको राजस्थानी हिंदी की इन 4 बोलियों के बारे में नहीं पता होगा, जिन्होंने ऐसा भी हाँ हमने कभी सुना ही नहीं, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता।
और जयपुर का नाम किसने नहीं सुना, और जयपुर का नाम अगर किसी ने सुना है तो उसने राजस्थान का सुना है, और जिसने राजस्थान का सुना है तो इतनी जीके तो हर किसी को पता है कि कौन कौन सी चार बोलियां जो है वो राजस्थान में मुख्य रूप से बोली जाती है। तो कौन कौन सी है, मारवाड़ी है, मालवी है, मेवाती है और ढूंढानी है। ढूंढानी को जयपुरी भी कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मारवाड़ी के क्षेत्र देख लेते हैं। मारवाड़ी के क्षेत्र है जोधपुर, अजमेर, मेवाड़, सिरोही, बीकानेर, जैसलमेर, उदयपुर, चूरू, नागौर, पाली, जालौर और बाड़मेर। ठीक है, उसके बाद मालवी का है उज्जैन, इंदौर, देवास, रतलाम, भोपाल, होशंगाबाद, प्रतापगढ़, नीमच और टोंक। देखिए राजस्थान के अंदर सिर्फ राजस्थान के कुछ दो तीन ही लिए, एक टोंक लिया है और एक प्रतापगढ़ लिया, बाकी सारे कहाँ के ले रखे हैं इन्होंने, इंदौर उज्जैन साइड के ले रखे हैं। उसके बाद देखिए मेवाती, मेवाती अलवर, गुड़गांव और भरतपुर। गुड़गांव हरियाणा का है, लेकिन उसके बाद गुड़गांव का आधे से ज्यादा क्षेत्र जो है वो मेवाती बोलता है। ठीक है, मेवाती, वैसे मेवात राज्य के मऊ जाति के स्थान मेवात में बोले जाते हैं, और मेवात जो है वो वैसे हरियाणा के अंदर है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे राजस्थानी के रूप में ही इसको माना जाता है मेवाती को। ठीक है, आगे देखिए उसके बाद ढूंढानी, ढूंढानी को जयपुरी भी कहा जाता है। कोटा, बूंदी, बारन और झालावाड़। ये जो है ना कोटा, बूंदी, बारन और झालावाड़, ये आप ये समझ लीजिए कि राजस्थान के सबसे परिनिष्ठित क्षेत्र है, जहाँ की राजस्थानी हम समझ ही नहीं सकते। अब जैसे मैं हरियाणा से हूँ, हरियाणा के अंदर हमारे यहाँ प्रोपर बागड़ी बोली जाती है, जिसको यहाँ पे बांगरू भी कहा जाता है। बांगरू बोली जाती है प्रॉपर तरीके से, और हमको मतलब बांगरू जो है ना वो राजस्थानी का और हरियाणवी का मिश्रित स्वरूप। तो अगर हम चाहें तो राजस्थानी भी बोल सकते हैं, हरियाणवी भी बोल सकते हैं, दोनों लैंग्वेजेस, माफ कीजिए दोनों बोलियां हमको आती है बोली। लेकिन अगर मैं जो बिल्कुल शुद्ध बागड़ी बोलने वाली हूँ, अगर मैं भी मान लीजिए कि कोटा, बूंदी, बारन की साइड चली जाती हूँ ना, कोटा, बूंदी, बारन, झालावाड़ की साइड, तो इनकी लैंग्वेज ऐसी है मेरे को समझ में ही नहीं आएगी। बहुत ही परिनिष्ठित रूप बोलते हैं ये। बिश्नोई का सा मिक्स बिश्नोई बोली होती है, उसका जो है वो मिक्सर सा हमको देखने को मिलता है यहाँ पे। ठीक है, आगे देखिए पाड़ी हिंदी, पाड़ी हिंदी के अंदर कुमाऊनी और गढ़वाली है। कुमाऊनी के अंदर है नैनीताल, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़, ये 3 क्षेत्र हैं। ठीक है, नैनीताल अगर किसी ने सुना है तो सबको पता है नैनीताल पहाड़ी एरिया, और पहाड़ी एरिया से कुमाऊं याद कर लो। कुमाऊं मतलब कुमाऊं प्रदेश जो है ना, पूर्वांचल नाम से एक प्रदेश है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। ठीक है, वहां पर बोली जाती है, और गढ़वाली गढ़वाल क्षेत्र के अंदर बोली जाती है। ठीक है, तो गढ़वाल, टिहरी और चमोली। आगे देखिए शोषणीय अपभ्रंश के अंदर ही, माफ कीजिए मैंने पूर्वी हिंदी बोल दिया था, वो था पश्चिमी हिंदी। तो पश्चिमी हिंदी के अंदर आती है 6 लैंग्वेज, जो सबसे प्रमुख बोलियां माना जाता है इनको। ये जो बोलियां हैं प्रमुख बोली मानी जाती है, सबसे इंपॉर्टेंट बोली है ये। तो देखिए ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, कोरबी, जो खड़ी बोली भी कहा जाता है, दहलवी भी कहा जाता है, हरियाणवी, और उसके अलावा दक्षिणी, दक्षिणी को हिंदवी भी कहा जाता है और गुजरी भी कहा जाता है। ठीक है, ब्रज भाषा जो है वो उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, मथुरा में। ये मथुरा गलत लिखा गया, मथुरा, आगरा, अलीगढ़, मैनीपुरी, एटा, बदायूं और बरेली। मध्य प्रदेश में सिर्फ ग्वालियर के पश्चिम भाग में, राजस्थान के अंदर भरतपुर, करौली, धौलपुर और जयपुर। जयपुर के पूर्वी भाग के अंदर ब्रजभाषा बोली जाती है। ऑलमोस्ट जयपुर के अंदर वैसे जयपुरी बोली जाती है, लेकिन पूर्वी भाग जो थोड़ा सा मान लीजिए आपकी राजस्थान के बॉर्डर की साइड, पूर्वी भाग के साइड पड़ता है, तो वो थोड़ा सा उत्तर प्रदेश से जो है वो मैच कर जाता है। जो उत्तर प्रदेश से करता है तो वहां पर हल्का फुल्का तो देखिए रूप आना जरूरी बनता है। उसके बाद देखिए कनौजी, कनौजी के अंदर फर्रुखाबाद, कानपुर, हरदोई, पीलीभीत, इटावा और शाहजहांपुर। और बुंदेली कहाँ बोली जाती है? बुंदेली आप लोगों ने एक झांसी कैसे याद कर सकते हो, आप वो बताती हूँ आपको कि आपने हर किसी बच्चे ने ये कविता सुनी है ना कि बूंदेली हर बोलो के मुझसे हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो वो जो बुंदेल थे ना, बुंदेल, वो कहाँ के थे? बुंदेलखंड के थे। और बुंदेलखंड किसी का एरिया था? झांसी का ही एरिया था। बुंदेलखंड का एरिया था झांसी। तो ठीक है, बुंदेली हम किससे याद कर सकते हैं? झांसी से। बुंदेलखंड, बुंदेलो, बुंदेले हर बोलो के मुझसे। आगे देखिए जालौन, हमीरपुर, नांदा, छतरपुर, सागर, ग्वालियर, भोपाल, ओरछा, नरसिंहपुर, सिवनी और होशंगाबाद। ठीक है, आगे देखिए कोरबी, कोरबी खड़ी बोली, दहलवी भी कहा जाता है इसको। तो कोरबी वैसे खड़ी बोली ही इंपॉर्टेंटली बोला जाता है इसको, लेकिन इसको कोरबी भी कहा जाता है। अगर कहीं आपके सामने आ जाए ना कि कुरु प्रदेश की लैंग्वेज का नाम बताइए, और आपके सामने खड़ी बोली आ जाए और एक दहलवी आ जाए और कोरबी आ जाए और बोल दिए कि संगत चयन कीजिए, और आप कोरबी और खड़ी बोली को छोड़कर कुछ और कराएं, वो कंफ्यूजन नहीं होने। कोरबी, खड़ी बोली और दहलवी ये सारी क्या है? एक ही चीज है। ठीक है, अब आगे देखो कुरु प्रदेश, कुरु प्रदेश के अंदर क्या है? दिल्ली, आगरा, मेरठ, पानीपत और अम्बाला। आगे हरियाणवी, हरियाणवी कहाँ बोली जाती है? दिल्ली, कुरुक्षेत्र, करनाल, जींद, हिसार, रोहतक, नाभा और पटियाला। पटियाला आप समझोगे ना, पटियाला पंजाब में, तो कैसे? तो हल्का फुल्का देखो पटियाला में भी आता है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि ये जो रोहतक जिला है ना, हरियाणा का रोहतक जिला, ये सबसे प्रतिष्ठित रूप बोली जाती है हरियाणवी, यहाँ पे सबसे प्रतिष्ठित रूप रोहतक।
कित गया था, कैसे गया था, ये इस प्रकार की लैंग्वेज का होता है। उसके बाद देखिए दक्षिणी, जिसको हिंदी और गुजरी भी कहा जाता है, ये आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के अंदर बोली जाती है। तो ये होता है हमारा शोरशेनी अपभ्रंश के रूप। तीनों कौन कौन से थे? पश्चिमी हिंदी थी, राजस्थानी हिंदी थी और पहाड़ी हिंदी, ठीक है। अर्धमागधी के अंदर आती है कौन सी? पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी के अंदर आती है अवधी, जिसको पूर्वी कोसली भी कहा जाता है और बैसवाड़ी भी कहा जाता है। बैसवाड़ी बैसवाड़ प्रदेश के आधार पर पूर्वी कोसली, सबसे पहले अवधी की राजधानी जो थी ना वो कोसल थी। जिन्होंने रामायण पढ़ी है उनको पता होगा कि अवधी की राजधानी थी कोसल और अवधी को ही कोसल कहा जाता था। तो कोसल राजधानी की जो बोली थी उसको ही अवधी भी कहा जाता था, कोसली भी कहा जाता था, ठीक है। देख भी लो आप, यहाँ पे अयोध्या आया हुआ है, तो इसके कौन कौन से क्षेत्र थे? अयोध्या, लखनऊ, लखीमपुर खीरी, बहराइच, गोंग, सीतापुर, ये गोंग नहीं है गोंड है, सीतापुर, उन्नाव, फैजाबाद, सुल्तानपुर, रायबरेली, इलाहाबाद, जौनपुर, मिर्जापुर, प्रतापगढ़ और बाराबंकी। उसके बाद आती है बघेली। बघेली मध्य प्रदेश में बोली जाती है, दमोह, जबलपुर, रीवा, मुंडला और बालाघाट में। और उत्तर प्रदेश में बोली जाती है बांदा, फतेहपुर और हमीरपुर के अंदर। रही बात छत्तीसगढ़ी की, तो छत्तीसगढ़ी बोली जाती है सरगुजा में, बिलासपुर में, रायगढ़ में, दुर्ग में। ये रायगढ़ दुर्ग एक ही है, अलग अलग नहीं है, ठीक है। रायगढ़ दुर्ग में, नंदगांव, कांकेर, रायपुर और खैरागढ़ के अंदर, ठीक है। उसके बाद देखिए भोजपुरी, माफ कीजिए मागधी। अब आता है मागधी अपभ्रंश, ठीक है। और मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है हमारी बिहारी हिंदी, और बिहारी हिंदी बोली जाती है भोजपुरी, मगही और मैथिली, ठीक है। भोजपुरी सबसे बड़ी बोली मानी जाती है, सबसे समृद्ध बोली भी इसी को माना जाता है, बिहारी हिंदी की भी। और वैसे हिंदी की भी सबसे समृद्ध बोली अगर किसी को माना जाता है, सबसे बड़े लेवल पर बोली जाने वाली अगर बोली माना जाता है तो भोजपुरी को बोला जाता है, ठीक है। तो भोजपुरी उत्तर प्रदेश में कहाँ बोली जाती है? भोजपुरी उत्तर प्रदेश में बोली जाती है वाराणसी, वाराणसी, गाजीपुर, देवरिया, बलिया, आलमगढ़, आजमगढ़, महाराजगंज, मऊ, चहोली, संत कबीर नगर, सोनभद्र, कुशीनगर, जौनपुर और मिर्जापुर। बिहार में बोली जाती है छपरा, सिवान, गोपालगंज, फूलपुर, बबुआ, रोहतास और पूर्वी और पश्चिमी चंपारण। और झारखंड के अंदर बोली जाती है पलामू और हजारीबाग के अंदर, ठीक है। उसके बाद बात करें बिहार की, तो बिहार के अंदर बोली जाती है मगही। मगही बिहार में बोली जाती है पटना, गया, मुंगेर, जहानाबाद, नालंदा, नवादा, शेखपुरा, जमुई, औरंगाबाद, लखीसराय और भागलपुर के अंदर। और झारखंड में बोली जाती है रांची और पलामू के अंदर। और मैथिली बोली जाती है मुजफ्फरपुर, मुंगेर, भागलपुर, दरभंगा, पूर्णिया, मालदा और दिनाजपुर, ठीक है। तो ये आती है हमारी 3 अपभ्रंश रूप, कौन कौन से? शोरशेनी, अर्धमागधी और मागधी, ठीक है। शोरशेनी अपभ्रंश के अंदर कौन कौन से आते हैं? शोरशेनी अपभ्रंश के अंदर आती है सबसे पहले राजस्थानी हिंदी, उसके बाद पहाड़ी हिंदी और फिर आती है पश्चिमी हिंदी। अब अर्धमागधी के अंदर आती है पूर्वी हिंदी और मागधी के अंदर आती है बिहारी। हल्का छोटा सा रिवीजन कर रहे हैं हम, ठीक है। तो सबसे पहले शोरशेनी में राजस्थान हिंदी में 4 बोलियां थी, कौन कौन सी थी? मालवी, मेवाती, जयपुरी और यानी लुंडानी और मारवाड़ी, ठीक है। उसके बाद आती है पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी के अंदर क्या था? गढ़वाली और कुमाऊनी। और उसके बाद आती है हमारी पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी के अंदर 6 जो है वो बोलियां थी, कौन कौन सी थी? कन्नौजी थी, दक्षिणी थी, ब्रजभाषा थी, बुंदेली थी और 2 आप देख लेना, ठीक है। उसके बाद देखो अर्धमागधी। अर्धमागधी के अंदर आती है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी के अंदर 3 बोलियां आती है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। उसके बाद आती है मागधी। मागधी के अंदर आती है उपभाषा बिहारी हिंदी। और बिहारी हिंदी के अंदर आती है 3, भोजपुरी, बघेली, मगही और मैथिली। और मैथिली के अंदर एक व्यक्ति है जिसका आपको पता भी होगा, विद्यापति नाम से सुना भी होगा। इनको क्या कहा जाता है? मैथिल कोकिल कहा जाता है, ठीक है। मैथिल कोकिल कहा जाता है विद्यापति। चलिए अगली स्लाइड पे जाते हैं। अगली स्लाइड के अंदर देखो हिंदी की जो प्रमुख बोलियां थी ना, उनके नामकरण किसने कौन से किए? बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये, सॉरी। हाँ, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, मैं आपको बता देती हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये, आते हैं इससे क्वेश्चन और आएगा, ठीक है। तो हिंदी की प्रमुख बोलियों के नामकरण करता कौन कौन थे? तो देखिए सबसे पहले कोरवी, खड़ी बोली का नाम ही है कोरवी। उसको सबसे पहले ये ध्यान कि कोरवी को नाम किसने दिया? राहुल सांकृत्यायन ने दिया, ठीक है। आपको ये पता ना कौरव कहाँ थे? कौरव किस में थे? महाभारत में, ठीक है। तो राहुल सांकृत्यायन के द्वारा। उसके बाद थे राजस्थानी, राजस्थानी भाषा है, उसको किसने नाम दिया? ग्रियर्सन ने। डिंगल जो है उसको नाम दिया बांकीदास ने। डिंगल किसको कहा जाता है ये आप बताओगे मुझे, ठीक है। उसके बाद ब्रजबुली, ब्रजबुली किसको? ब्रज भाषा को ही कहा गया, ये नाम दिया गया ईश्वर चंद्र गुप्त के द्वारा, ठीक है।
उसके बाद आते हैं बिहारी। बिहारी बोला गया ग्रेरसन के द्वारा। ग्रेरसन के द्वारा दो बोले गए, राजस्थानी का नाम दिया गया और बिहारी का नाम ग्रेरसन के द्वारा दिया गया। भोजपुरी का नाम रेमंड के द्वारा दिया गया और मैथिली का नाम कोलब्रुक के द्वारा दिया गया। ठीक है, हिंदी की प्रमुख बोलियां जो थी उनका उच्चारणगत वर्गीकरण क्या था? तो सबसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है, ये दोनों है ना, ये मोस्ट 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 इंपोर्टेंट कोटेशन है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बहुत इंपोर्टेंट कोटेशन है, ये आपको याद रखनी है। दोनों लिस्ट जो है इसको तो आप रट लेना, और रटना नहीं, सॉरी, समझ के ही करना, बट हाँ इनको लिख लेना और अच्छे तरीके से इनको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना, तभी बात बनेगी। तो देखिए, हिंदी की प्रमुख बोलियां, तो उनका उच्चारणगत वर्गीकरण। उच्चारणगत वर्गीकरण का मतलब है कि किस प्रकार से इनका वर्गीकरण किया गया, जिसमें ये पता लगे कि ये वाली लैंग्वेज के अंदर इस शब्द का ज्यादातर उच्चारण होता है। कैसे? अब मान लीजिए मैं आपको अपना हरियाणा का उदाहरण देती हूँ। हरियाणा के अंदर हमारे ना बागड़ी भी बोली जाती है, हरियाणवी बोली जाती है। अब हम अगर बागड़ी में बोलते हैं तो हम बोलते हैं किन्ने गया था, यानी कहाँ गए थे। ठीक है, और अगर वही हरियाणा में बोले तो हम बोलते हैं, हरियाणवी में बोले तो बोलते हैं कित गया था। देखिए, और वही बिश्नोई बोली एक और आती है, उसी के अंदर भी किन्ने को या कहाँ को कित कहा जाता है। तो ये कंफ्यूजन आ जाती है, तो हमको पता होना चाहिए। तो उसके अंदर देखिए, ओकार बहुला ओकार बहुला कौन कौन सी है? ओकार बहुला जहां पर ओ शब्द का ज्यादातर प्रयोग होता है। कैसे? हम बोलते हैं ना आइए, ठीक है, और ब्रज भाषा में बोला जाता है आओ। ठीक है, आवो, आओ, ओ का ज्यादातर प्रयोग होता है। ठीक है, तो आगे देखिए, ब्रज भाषा, बुंदेली और कन्नौजी। ठीक है, उसके अलावा मारवाड़ी, कुमाऊनी, गढ़वाली और मालवी। दोबारा से, ब्रज भाषा, बुंदेली, कन्नौजी, मारवाड़ी, कुमाऊनी, गढ़वाली और मालवी। ये जो है 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 बोलियां जो है वो किसके द्वारा? ओकार बहुला, यानी कि ओ जहाँ पर ज्यादातर बोला जाता है, ओ बहुत ज्यादातर प्रयोग किया जाता है लैंग्वेज में, वहां बोली जाती है। उसके बाद आकार बोला, जहाँ पर आ का ज्यादातर प्रयोग होता है, तो वो है खड़ी बोली और दक्षिणी। ठीक है, उसके बाद देखिए, उदासीन आकार बहुला, यानी आकार बहुला तो है, आ का शब्द प्रयोग तो हो रहा है लेकिन बहुत कम हो रहा है, तो वो है अवधि और बघेली। ठीक है, और उसके बाद देखिए, इकार बहुला, जहाँ पे ई का प्रयोग होता है, भोजपुरी के अंदर सबसे ज्यादा प्रयोग होता है, कहते हैं ना इका किए तुम। ठीक है, इका किए तुम, तो वो ई जो है ना वो माना जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम ये जो भाषाएं हमने पढ़ी, कौन कौन सी? राजस्थानी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और बिहारी, और उसके अलावा दूसरी कौन कौन सी, ये 4 जो है वो हमने पढ़ी। इन चारों भाषाओं की हम वो जानेंगे विशेषताएं कौन कौन सी है। सबसे पहले आता है हम राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी के अंदर कौन कौन सी आती है? 4 बोलियां आती है, नीचे लिखी हुई है, हम पूरा इसको पढ़ते हैं। देखिए, राजस्थानी हिंदी उपभाषा राजस्थान, मालवा जनपद और सिंध के कुछ क्षेत्रों तक फैली। इसमें इसको लगभग 4 करोड़ लोग बोलते हैं। राजस्थानी हिंदी उपभाषा ट वर्ग बहुला भाषा, ट का बहुत ज्यादा प्रयोग होता है। मराठी में प्रयुक्त हड़ा है, जोड़ा है ना, हड़, कड़, ये बोलते हैं ना, हड़ ध्वनि भी इसमें प्रयुक्त होती है। कैसे? जैसे हम बोलते हैं ना रोला, रोला कर रखा है, इसमें बोलते हैं रोड़ा कर रखा है। ठीक है, उसके बाद देखिए, इसमें पुल्लिंग एक वचन शब्द प्राय उकारांत होते हैं। जैसे पुल्लिंग एक वचन, यानी कि पुल्लिंग है, लिंग उनका पुल्लिंग है, पुरुष है, और एक वचन है, जैसे कि लड़का है, तो राजस्थानी में लड़का नहीं बोलते, लड़को बोलते। छोरा, छोरो, हुक्का, हुक्को, तारा, तारो, इस प्रकार से बोलते हैं। ठीक है, और पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों के बहुवचन में अंत में आ लगा देते हैं। किस प्रकार से? जैसे मैंने बोला तारे, वो तारे नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे तारा। और बोल दो राते, वो राते नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे, राजस्थानी की बात हो रही है, राजस्थानी बोलेंगे तारा, राता। ठीक है, आगे देखिए कि, और जैसे हाँ, एक एक शब्द बड़ा फनी सा लगता है मेरे को, ये लुगाई, ये है लुगाई शब्द। वहां पे लुगाई नहीं बोलते, हमारे यहाँ पे पता है क्या बोलते हैं? लुगाइया। ये पता है क्या बोलते हैं? लुगाया। इस प्रकार से औरत जिसको बोलते हैं लुगाया, ये हर चीज के पीछे आ की मात्रा लगा देंगे, आ चंद्र बिंदु के साथ आ लगा देंगे। आगे देखिए कि इसको को पर सर्ग के स्थान पर नए और से पर सर्ग के स्थान पर सू का प्रयोग होता है। किस प्रकार से? कि जैसे मैंने बोला ना इसको, ये बोलेंगे इन्ने। मैं बोला किसको? किन्ने। किसने किया ये? वो बोलेंगे किन्ने करियो ये। ठीक है, और से पर के स्थान पर सू का प्रयोग होता है। कैसे? कहाँ से आ रहे हो? मैंने सामने वाले बंदे से पूछा कहाँ से आ रहे हो? राजस्थानी पता है क्या पूछेंगे? राजस्थानी पूछेंगे कहाँ, कट्ठे सू आए हो? कट्ठे सू। ठीक है, तो ऐसे सू का प्रयोग होता है। राजस्थानी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत हम पहले पढ़ के आ चुके हैं, 4 बोलियां आती है, कौन कौन सी? मारवाड़ी, जयपुरी, मालवी और मेवाती। ठीक है, उसके बाद देखिए पूर्वी हिंदी उपभाषा।
पूर्वी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत क्षेत्र आता है पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तक फैला हुआ है। प्राचीन समय में जिस क्षेत्र को उत्तरी कौशल और दक्षिणी कौशल कहा जाता था, वही क्षेत्र पूर्वी हिंदी का क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, उत्तरी कौशल और दक्षिणी कौशल जिसे कहा जाता था वो पूर्वी हिंदी का क्षेत्र अभी माना जाता है। ठीक है, आगे देखिए इसकी सीमाओं का निर्धारण कानपुर से मिर्जापुर और लखीमपुर से बस्तर तक किया जाता है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती है, कौन कौन सी? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। उसके बाद आते हैं हम पहाड़ी हिंदी उपभाषा। पहाड़ी हिंदी उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों जैसे कि कुमाऊं और गढ़वाल में बोली जाती है। पहाड़ी हिंदी पर आर्य भाषा, संस्कृत, तिब्बती, चीनी और खस का प्रभाव भी रहा है। इसकी साहित्य परंपरा नहीं मिलती। साहित्य परंपरा यानी कि पहाड़ी हिंदी जो है ना उनमें अपनी चीजों का, वो भाई ऑलरेडी स्ट्रगल में रहते हैं बहुत ज्यादा, खाने पीने की टेंशन, आजीविका के साधन जुटाने की टेंशन, उनको कहाँ ही इतना समय मिलता होगा कि वो कुछ साहित्य इतिहास रचेंगे भी तो ज्यादातर वो इस चीज के अंदर रहेंगे। मैं ऐसा नहीं कह रही कि बिल्कुल ही नहीं रचा गया, नहीं, बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे लिखे हैं, कहानियां लिखी हैं पहाड़ी क्षेत्र के ऊपर। लेकिन मैं नॉर्मली कह रही हूँ कि साहित्य परंपरा कोई खास नहीं मिलती है भी, जैसे बहुत ऐसे कंटिन्यूसली चलती आ रही हो, फ्लुएंटली चलती आ रही हो, ऐसा कुछ खास मिलता नहीं। ठीक है, आगे देखिए इस उपवर्ग की बोलियों में सानुनासिक स्वरों की प्रधानता है। सानुनासिक यानी कि नाक से जो बोले जाए। इसकी बोलियां प्राय उकारांत है, जैसे कि घोड़ो, कालो, चलो, जैसे हम बोलते हैं राजस्थानी सा लगता है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, जहाँ वो घोड़ा, चला, काला, ये बोलते हैं घोड़ो, कालो, चलो, कि तो जा रहे हो है, ऐसे इस प्रकार से बोलते हैं। ठीक है, पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत 2 बोलियां आती है, कौन कौन सी? कुमाऊनी और गढ़वाली, जो हमने पढ़ा ही। कुमाऊनी पूर्वांचल प्रदेश के अंदर बोली जाती है, गढ़वाली कहाँ बोली जाती है? गढ़वाल में। आगे देखिए बिहारी हिंदी उपभाषा। 3 बोलियों को ग्रियर्सन ने बिहारी हिंदी माना है, कौन कौन सी? भोजपुरी, मगही और मैथिली। ठीक है, बिहारी हिंदी को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है, कौन कौन सी में? पूर्वी बिहारी और पश्चिमी बिहारी के अंदर। ठीक है, मैथिली और मगही पूर्वी बिहारी के अंदर आती है और भोजपुरी पश्चिमी बिहारी के अंतर्गत आने वाली बोली है। ठीक है, ये जो है ना, ये दोनों थोड़ी सी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे पढ़े। आगे की स्लाइड के अंदर है राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियों की विशेषताएं। कौन कौन सी विशेषताएं हैं? देखिए, सबसे पहले मारवाड़ी की अगर हम पढ़े तो मारवाड़ी है, इसका विकास हुआ है सोरशनी अपभ्रंश के नागर रूप में। जहां जहां ये विकास वाली कोटेशन मिले ना, इसको अपने आप नोट करते हुए चलेगा, इसमें मेरे को बताने की जरूरत नहीं है कि इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। ठीक है, जहाँ पे विकास और प्रमुख बोली आपको दिखे ना, उसको तुरंत नोट कर लेना, तुरंत नोट कर लेना। ठीक है, अब देखिए ध्यान से कि सोरशनी अपभ्रंश के नागर रूप से इसका विकास हुआ है और जयपुरी का विकास हुआ है सोरशनी अपभ्रंश के उपनागर रूप में। इसका किसमें हुआ है? उपनागर में। और मारवाड़ी का किससे हुआ है? नागर। ठीक है, पश्चिमी राजस्थान और पाकिस्तान के सिंध राज्य के पूर्वी भाग में बोली जाती है। पश्चिमी राजस्थान और पाकिस्तान के सिंध राज्य के पूर्वी भाग में प्रमुख बोलियां कौन कौन सी हैं? मेवाड़ी, सिरोही, नागड़ी, थली और शेखावती। ठीक है, देशज और तद्भव शब्दों की बहुलता है। डिंगल भी इसको कहा जाता है और पहले लिपि इसकी क्या थी? माजनी थी, बाद में इसको देवनागरी में माना गया। मीराबाई के पद ब्रज भाषा के अलावा इसमें भी मिलते, ब्रज भाषा का भी उपयोग किया, लेकिन ज्यादातर राजस्थानी का मीराबाई ने उपयोग किया और मारवाड़ी लैंग्वेज का, शुद्ध मारवाड़ी का प्रयोग किया है मीराबाई ने। ठीक है, अब आगे आते हैं। विकास जो है जयपुरी का किसमें हुआ? सोरशनी अपभ्रंश के उपनागर रूप में हुआ। पूर्वी राजस्थान का जो केंद्र है वो पूर्वी राजस्थान है, इसका जयपुरी का केंद्र जयपुर। ठीक है, जयपुर का पुराना नाम क्या था? ढूंढान था, इसी कारण इसे ढूंढानी भी कहा जाता है। इसकी प्रमुख बोलियां कौन कौन सी है? हाड़ौती है, तोरावाटी, काठड़ा, चौरासी और अजमेरी। ठीक है, हाड़ा राजपूतों के प्राधान्य के कारण इसे हाड़ौती भी कहा जाता है। हाड़ा नाम के एक राजपूत थे, वैसे ओबियसली जयपुर के साइड राजपूतों का ही निवास था। राजपूत ज्यादातर क्या सारे राजस्थान के अंदर राजपूतों का ही जो है वो राज था। तो हाड़ा नाम के कोई राजपूत थे, उनका जो है वो प्रधान राज था यहाँ पे इस एरिया के अंदर, उसी से इसको क्या कहा गया? हाड़ौती कहा गया। ठीक है, मेवाड़ी और मालवी का प्रभाव जो है इसके ऊपर हमें देखने को मिलता है, किसके अंदर? जयपुरी के अंदर। अब आगे देखिए, राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत बोलियों की विशेषताएं बताइए। तो मालवी और चौथी है मेवाती। मालवी के अंदर दक्षिण राजस्थान की प्रतिनिधि बोली मानी जाती है, किसकी? दक्षिण राजस्थान की। और राजस्थान के झालावाड़ में मध्य प्रदेश के मालवा इलाके तक, राजस्थान के झालावाड़ से मध्य प्रदेश के मालवा इलाके तक मालवी का क्या है? राज चलता है। उसके बाद देखिए बुंदेली और मारवाड़ी के बीच का पुल माना जाता है, इंपोर्टेंट कोटेशन है। और प्रमुख बोलियां जो मैं बताई रही हूँ इंपोर्टेंट है, तो सोंडवाड़ी है, रांगड़ी है, पाटवी है और रतलामी है। उसके बाद देखिए आगे मेवाती। मव जाति के निवास स्थान मेवात क्षेत्र की बोली है। राजस्थान के उत्तर पूर्वी इलाके में बोली जाती है। राजस्थानी हिंदी और पश्चिमी हिंदी के बीच की सेतु की भूमिका ये निभाती है। किसके बीच की? राजस्थानी हिंदी और पश्चिमी हिंदी के बीच की। उसके बाद इसकी एक मिश्रित उपबोली है अहिरवाटी। अहिरवाटी जो है वो बांगरू
हरियाणा के अंदर मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था, बांगड़ू जो है वो हमारी लैंग्वेज है ना, वो बांगड़ू ही है। तो मेवाती के बीच की बोली जाती है, बांगड़ू हरियाणवी और मेवाती के बीच की बोली माना जाता है। और इसकी अन्य प्रमुख बोलियां कौन कौन सी है? हीरवाटी के अलावा, हीरवाटी तो है ही, उसके अलावा है राठी, नहरे, कठर और गुजरी। ये नहरे नहीं है, ये है नहरी। ठीक है, नहरे, राठी, कठर और गुजरी। अब अगली स्लाइड के अंदर पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत, पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत जो आती है वो कौन कौन सी है? देखिए, गढ़वाली, गढ़वाली है 52 गढ़ियों में बंटे होने के कारण केदारखंड क्षेत्र को गढ़वाल कहा जाता है, और यहाँ की बोली को क्या कहा जाता है? गढ़वाली। इसका आदर्श रूप उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल की बोली में मिलता है। पंजाबी और राजस्थानी का प्रभाव इस पे देखने को मिलता है। मैंने आपको बताया ना, ये कह रहा था घोड़ो चलो, तो ये राजस्थानी में भी बोली जाती है, सेम बात। ठीक है, उसके बाद है भोटिया, शक, किरात और नागा और खस जाति आदि बोले का प्रभाव। और ये जो भोटिया, शक, किरात है ना, ये सारे आदिवासी, सारी आदिवासी प्रजातियां हैं। उसके बाद देखिए कुमाऊनी, पहाड़ी बोली के अंतर्गत, तो नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ आदि क्षेत्रों का पारंपरिक नाम कुर्मांचल है, जिसे कुमाऊं भी कहते हैं, और वहीं की है बोली। प्रमुख बोलियां कौन कौन सी है इसके अंदर? खसप्रजिया, कुमैया, फलद कोटिया, पछाई, चोगरखिया, गंगोला, दानपुरिया, सिराली, सोरियाली, अस्कोटी, जोहारी और कोटिया, जिसके अंदर एक अस्कोटी इंपोर्टेंट है, भोटिया इंपोर्टेंट है, खसप्रजिया इंपोर्टेंट है, कुमैया तो है ही है, उसके अलावा गंगोला भी है, पछाई भी। ठीक है, फलद कोटिया भी थोड़ा सा याद रखना। ठीक है, ये इंपोर्टेंट है, जोहारी भी कह सकते हैं, थोड़ा सा याद रखना चाहिए आप। ओके, नेक्स्ट कोटेशन है हमारी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियों की विशेषताएं, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे अवधि के बारे में। तो अवधि है, इसका विकास हुआ है मध्य देशीय अवध से, अवधि का उदय माना जाता है। और अवध, अयोध्या का तद्भव, अयोध्या जो शब्द है ना, उसका तद्भव रूप किसको माना जाता है? अवध को माना जाता है। उसके बाद देखिए कोसली या बैसवाड़ी शब्दों का भी प्रयोग इसके अंदर होता है। फिजी, त्रिनिदाद, गुयाना, मॉरिशस, यहाँ तक कि दुबई के अंदर भी अवधि का प्रयोग किया जाता है। और 3 कालखंडों में से विभाजित किया गया, आदिकाल प्रारंभ से 1400 ईस्वी तक, और मध्यकाल और आधुनिक काल। मध्यकाल था 1400 से 1700 ईस्वी तक, और आधुनिक काल था 1700 ईस्वी से अब तक। इसके अलावा सॉरी, उसके अलावा इसके अंदर आता है तुलसी ने अवधि को गांव की भाषा का, इंपोर्टेंट कोटेशन है। ठीक है, मध्यकाल के अंदर एक है कि अवधि प्रौढ़ता को प्राप्त हो गई थी। प्रौढ़ता यानी एक बिल्कुल निखरा हुआ रूप हमें अवधि को देखने का मिला, और इसके अंदर 2 सबसे बड़े कवि माने जाते हैं। कौन कौन है? तुलसी और जायसी। ठीक है, तुलसी और जायसी मध्यकाल के अंदर 1400 से 1700 के बीच में है। तुलसी का जन्म 1532 है ना, बस देख लीजिए, इसी हिसाब से कुछ जायसी का है। ठीक है, और इसके अलावा अवधि का कुछ है तो वो मैं आपको बता देती हूँ। इस बोली के लिए मैंने आपको पहले भी बताया, कोसली और बैसवाड़ी शब्दों का प्रयोग किया जाता है। क्यों? जो कौशल है ना, मैंने आपको बताया ना, कौशल अवधि की राजधानी भी थी, और इसका पुराना नाम जो है ना, अवधि का पुराना नाम, वो कौशल भी माना जाता है, कौशल। ठीक है, तो इसको कोसली इस वजह से कहा जाता है। रही बात बैसवाड़ी की, तो बैसवाड़ी है ना, यहाँ पर राजपूत थे कोई, बैस राजपूत, उन बैस राजपूतों का निवास था, उन्हीं उसी के हिसाब से अवधि को बैसवाड़ी कहा जाता है। ठीक है, और उसके अलावा एक दामोदर शर्मा जी है, पंडित दामोदर शर्मा। ठीक है, दामोदर शर्मा नाम के पंडित है, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण। ठीक है, इस ग्रंथ के अंदर हमें प्राचीन कोसली के रूप में अवधि दिखाई देती है। ठीक है, अवधि का जो प्राचीन था ना, जिसको कोसली कहते हैं, प्राचीन रूप हमें देखने को मिलता है किसके? दामोदर शर्मा के उक्ति व्यक्ति प्रकरण में। और उसके अलावा बैसवाड़ी, मिर्जापुरी और भगोनी, ये चीज भी थोड़ा सा मैंने इसमें ऐड नहीं करी, ध्यान नहीं दिया होगा मैंने। बैसवाड़ी, मिर्जापुरी और भगोनी। ठीक है, बैसवाड़ी, मिर्जापुरी और भगोनी, ये जो 3 है ना, ये मुख्य बोलियां मानी है किसने? भोलानाथ तिवारी ने। भोलानाथ तिवारी बड़े इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे, उन्होंने बहुत ऐसी चीजें खोद कर निकाली हुई है हिंदी लैंग्वेज से रिलेटेड। ठीक है, तो भोलानाथ तिवारी के अनुसार अवधि की प्रमुख बोलियां जो है वो बैसवाड़ी, मिर्जापुरी और भगोनी को माना जाता है। ठीक है, अब आते हैं अगली कोटेशन पर। अब आते हैं बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी के अंदर आती है मगही। मगही आती है मगध की भाषा। मगही शब्द मागधी का विकसित रूप है। बिहार पटना का जनपद, बिहार का पटना जनपद जो है वो मगही का केंद्र माना जाता है, और निश्चित रूप हमें गया में देखने को मिलता है। उसके बाद आते हैं मैथिली पर। तो मैथिली जो है उसका विकास और उद्भव हुआ है अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप में। ठीक है, इंपोर्टेंट कोटेशन है ये।
और मिथिला की बोली इसे कहा जाता है। बिहारी हिंदी की सर्वाधिक संपन्न बोली इसे कहा जाता है। 6 बोलियां आती है इसके अंदर, उत्तरी मैथिली, दक्षिणी मैथिली, पूर्वी मैथिली, पश्चिमी मैथिली, छिकाछिकी और जोल्हा। इसके अलावा जोल्हा एक शब्द हमने पीछे भी पढ़ा था, वो भी आप एक बार देख लेना, ठीक है। और संविधान की 8वीं अनुसूची के अंदर ये शामिल है। बहुत इंपोर्टेंट कोटेशन है ये, ठीक है। आगे देखिए भोजपुरी। भोजपुरी के अंतर्गत जो है वो बोली का अर्थ में सर्वप्रथम प्रयोग हमें 1789 के काशी के एक राजा थे चेत सिंह, उनके सिपाहियों के लिए ये बोली तय की गई थी और वहां पर हमें भोजपुरी का बोली के अर्थ में प्रयोग दिखाई दिया। कब? 1789 में सर्वप्रथम, ठीक है। उसके बाद देखिए इसका केंद्र जो है वो बिहार का एक भोजपुर जिला है वो है। और बिहारी हिंदी की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली बोली इसको माना जाता है। लोक प्रचलन की दृष्टि से हिंदी की सबसे बड़ी बोली है ये, और भारत के बाहर मॉरिशस, फिजी आदि देशों के अंदर भी बोली जाती है। और एक व्यक्ति है भिखारी ठाकुर नाम से, उनको शेक्सपियर ऑफ भोजरी माफ कीजिए भोजपुरी भी कहा जाता है, ठीक है। और इसके अलावा पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियां कौन कौन सी है? देखिए ब्रजभाषा, कन्नौजी। सबसे पहले आती है ब्रजभाषा। ब्रजभाषा ब्रज क्षेत्र की बोली है। प्रमुख बोलियां कौन कौन सी है? बुक्सा, अंतर्वेदी, भरतपुरी, डांगी, माथुरी, ग्वालेरी और जादो बेटी। आपको एक बात बता देती हूँ, पश्चिमी हिंदी जो है ना उसको रट लेना। पश्चिमी के अंदर 6 बोलियां आ रही है, वो 6 की 6 आपको टिप्स पे याद होनी चाहिए। चाहे आप रटिए चाहे आप समझ के करिए, वो आप पे मैटर करता है। लेकिन पश्चिमी हिंदी और बिहारी हिंदी को तो आप ऐसे रखिए टिप्स पे, उसके अलावा छोड़ दीजिए। अवधी, ब्रज और खड़ी बोली। और खड़ी बोली किस में आती है? पश्चिमी हिंदी में आती है। ब्रज किस में आती है? पश्चिमी हिंदी के अंदर आती है। और अवधी किसके अंदर आती है? तो आप समझ जाइए, ठीक है। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ब्रजभाषा और खड़ी बोली को और अवधी को जो है वो आप टिप्स पे रखिए, इन तीनों लैंग्वेज को, क्योंकि प्रॉपर मेंशन की हुई है हमारे सिलेबस के अंदर इन चीजों को। और जो मेंशन किया हुआ है ना सिलेबस के अंदर एनटीए ने, तो बेवकूफ तो नहीं है एनटीए, ये तो आप भी जानते हो। उनके पेपर का पैटर्न आप देख सकते हो किस हिसाब के वो पेपर बनाते हैं, तो बेवकूफ तो वो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आगे देखिए उसके बाद विकास क्रम इसका 3 कालों में विभाजित किया गया। ब्रजभाषा का 1525 से 1800 तक का मध्यकाल, 1000 से अभी तक का आधुनिक काल, ठीक है। उसके अलावा कन्नौजी आती है, फिर कन्नौजी आती है दूसरी लैंग्वेज। कन्याकुब्ज शब्द से इसका विकसित माना जाता है। केंद्र इसका उत्तर प्रदेश का जनपद है कन्नौज, वो माना जाता है। इसको पांचाली भी कहा जाता है, पंचाल प्रदेश की बोली से कहा जाता है, तो पांचाली भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद आती है तीसरी बोली बुंदेली। तो बुंदेलखंड की बोली माना जाता है। प्रमुख बोलियां कौन कौन सी है? लोधांती, पवारी, बनाफरी, इंपोर्टेंट कोटेशन है, खटोला, निबहा, कुंदी, भदौरी और दक्षिणी की, ठीक है। उसके बाद आती है कोरवी खड़ी बोली। सुनीति कुमार चटर्जी ने खड़ी बोली को मर्दानी भाषा या जनपदीय हिंदुस्तानी कहा। और विद्वानों के अनुसार खड़ी बोली के अर्थ क्या किसने माने? बहुत इंपोर्टेंट कोटेशन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। देखिए सुनीति कुमार चटर्जी ने कहा सीधी, से याद कर सकते हो, सुनीति सीधी। कामता प्रसाद को क्या कैसे याद? कामता प्रसाद गुरु कर्कश, ठीक है। अब्दुल हक गवारू, ठीक है। उसके बाद ग्रिल क्राइस्ट मानक या प्रेनिश्चित, ठीक है। किशोरी दास वाजपेयी खड़ी पाई से संबंधित, किशोरी से कै और कै से खड़ी, किशोरी दास वाजपेयी खड़ी पाई से संबंधित। उसके बाद अन्य भाषा विद्वानों ने से क्या कहा? खरी या शुद्ध का, ठीक है। ये था हमारा खड़ी बोली से संबंधित। अब आते हैं हम चौथी 5वीं पे, हरियाणवी पे, ठीक है। तो हरियाणवी के अंदर मूल संबंध हरियाणा राज्य से, इसको जाटू भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे हरियाणा के अंदर भाई जो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट कास्ट है ना वो जाट है। इंपोर्टेंट नहीं मतलब बहुत ज्यादा बहुलता है इनकी, इसलिए जाटों की बहुलता के कारण इस बोली को जाटू भी कहा जाता है, ठीक है। पंजाबी, अहिरवाटी और मारवाड़ी से प्रभावित है। धीरेन्द्र वर्मा ने ये कहा है कि हरियाणवी एक स्वतंत्र बोली नहीं है, ये एक खड़ी बोली की उपबोली है, उपबोली का है धीरेन्द्र वर्मा, ठीक है। उसके बाद देखिए दक्षिणी, छठी और आखिरी पश्चिमी हिंदी की बोली। दक्षिणी जो है वो दक्षिण भारत में विकसित है। दक्षिणी का विकास दक्षिण के बहमनी और प्रवृत्ति शासकों के संरक्षण में हुआ। मध्यकाल इसका 14 से 1700 के बीच आदिलशाही और कुतुबशाही नाम के 2 राजवंशों के राज में अनेक प्रतिष्ठित कवि हुए, ठीक है। इसलिए इस काल को दक्षिणी का स्वर्ण काल कहा जाता है। यानी 1400 से 1700 के बीच में 2 राजवंश हुए, आदिलशाही और कुतुबशाही। आदिलशाही और कुतुबशाही ने बड़ा ही जो है वो लैंग्वेजेस वगैरह को इन चीजों को आगे बढ़ाया, और वहां पर दक्षिणी का स्वर्ण काल इसे माना जाता है। 1400 से 1700 ईस्वी तक का क्या है? 1400 से 1700 ईस्वी तक का स्वर्ण काल माना जाता है किसका? दक्षिणी का। अब आगे देखिए दक्षिणी हिंदी के प्रमुख स्थान आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और मद्रास है। खड़ी बोली दक्षिणी हिंदी के सर्वाधिक निकट मानी जाती है। इंपोर्टेंट कोटेशन, ठीक है। ये हमारी होती है आज की क्लास यहीं पे खत्म।
और इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन मुझसे हो, आपको मुझसे कुछ पूछना हो, आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में भी। पर्सनल आप मेरे को, मैं आपको बता चुकी हूँ, आप मेरे को मेल भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई सजेशन देना हो, चाहे आप जैसा आपका मन करे, चाहे आप मेरे को टेलीग्राम पे बताइए, चाहे आप मेरे को वैसे भेजिए, चाहे आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए, वहाँ पे मैटर करता है। आप मेरे को सजेशन जरूर दीजिएगा और उसके अलावा मेरे को ये बताइएगा कि आज की क्लास आपको कैसे लगी। इट्स इम्पोर्टेंट और नोट, ये भी आपका बताने का फर्ज मुझे बनता है। ठीक है, कल हमारी क्लास रहेगी हिंदी भाषा और उसके विकास के ऊपर। आज का विषय माफ कीजिएगा, अगले दिन का विषय जो हमारा रहेगा हिंदी का भाषिक स्वरूप रहेगा। भाषिक स्वरूप के अंदर हम स्वनिम व्यवस्था जो वगैरह है ना, वो पढ़ेंगे कि किस प्रकार से जो है हिंदी के अंदर कौन कौन से शब्द, स्वर, व्यंजन ये प्रयोग में आते हैं, किसका उच्चारण कैसे होता है, तालु से कौन सा बोला जाता है, जिह्वा से कौन से बोले जाते हैं। इस प्रकार से हिंदी का भाषिक स्वरूप हम किसमें देखेंगे, कल के टॉपिक के अंदर देखेंगे। इसके अलावा एक क्लास और डालूंगी मैं पीवाईक्यू की डालूंगी, जिसके अंदर हम 2015 से लेकर 2025 तक के क्वेश्चंस भी करेंगे। थोड़ा सा रिस्पॉन्स मुझे अच्छा ना लग जाए, उसके बाद मैं पीवाईक्यू की क्लासेस भी साथ के साथ डाल दूंगी। ज्यादा पीवाईक्यूज जो है वो, जितने ज्यादा पीवाईक्यू करेंगे उतने ज्यादा हम नेट जेआरएफ के करीब पहुंचेंगे, ये मेरा मानना है। ठीक है, तो आज की क्लास को करते हैं यहीं पे खत्म। अगर किसी को कोई सजेशन देना हो तो वो मुझे hemas@gmail.com पे @gmail.com पे भेज सकता है। उसके अलावा आप टेलीग्राम पर भी जो है वो चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। हिमास जेआरएफ मंत्रा 001 करके चैनल है, और जो हमारे चैनल के अंदर ये जो फोटो लगी हुई है ना हिमास जेआरएफ मंत्रा की, यही आपको उसके अंदर दिखाई देगी, तो आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं चैनल को। ठीक है, अगली स्लाइड पता नहीं क्यों नहीं आ नहीं रही है आगे। ठीक है, उसके अलावा किसी को कोई फीडबैक देना हो क्लास के अलावा, मेरी कोई गलतियां आपको बतानी हो, कोई सजेशंस आपको देने हो, कोई कंफ्यूजन हो आपको सिलेबस से रिलेटेड, या आपको आगे क्या करना है उस चीज से रिलेटेड, आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे आराम से बेझिझक बता सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ अपनी आज की क्लास को करते हैं खत्म, और कल हम मिलेंगे दोबारा से नई क्लास के साथ, एक अच्छी वीडियो के साथ, अच्छे कंटेंट के साथ। ठीक है, चलिए, गुड नाइट एवरीबॉडी, शब्बा खैर, सब अपना ध्यान रखिए, और कल मिलते हैं दोबारा एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।